नमस्कार बच्चों। बहुत दिनों के बाद आज फिर से हम लोग अपनी ऑनलाइन क्लास प्रारंभ करने जा रहे हैं। बीच में परीक्षाओं के कारण आपके शिक्षा में, आपके पाठ्यक्रम में हमारे जो पठन पाठन की प्रक्रिया निरंतर चल रही थी उसमें व्यवधान आया और पुनः हम शुरू कर रहे हैं। सेकंड ईयर का बहुत सारा पाठ्यक्रम हम पूरा कर चुके हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम का आज मैं आपको थोड़ा संक्षिप्त परिचय देना चाहती हूँ, जिसकी वजह से आपके मस्तिष्क में एक भावभूमि अभिज्ञान शाकुंतल को और महाकवि कालिदास को लेकर के बने। यद्यपि महाकवि कालिदास का परिचय हम संस्कृत साहित्य का इतिहास पढ़ते समय दे चुके हैं, तो आप महाकवि कालिदास के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में, उनके कर्तृत्व के बारे में पहले से जानते हैं और उनकी जो रचनाएं हैं उनके बारे में भी आप जानते हैं। अभिज्ञान शाकुंतल के बारे में संक्षिप्त रूप से हम पहले परिचय प्राप्त कर चुके हैं और अभिज्ञान शाकुंतल संस्कृत साहित्य में जिस विधा में आती है, नाट्य विधा के अंतर्गत और दृश्य काव्य के अंतर्गत, उसका भी हम लोग परिचय प्राप्त कर चुके हैं। तो आप जानते हैं कि साहित्य क्या है और संस्कृत साहित्य का परिचय किस प्रकार का है और संस्कृत साहित्य में विधाएं कौन सी है, संस्कृत साहित्य का इतिहास क्या है, संस्कृत साहित्य में नाट्य जो दृश्य काव्य है तो दृश्य काव्य क्या है और नाट्य क्या है, नाट्य की परिभाषा क्या है, नाट्य का प्रारंभ कहाँ से हुआ है और उसमें कालिदास का स्थान कहाँ पर है, ये हम पहले बात कर चुके हैं। आज हम लोग सीधे सीधे अभिज्ञान शाकुंतल की बात करेंगे। महाकवि कालिदास जो संस्कृत साहित्य में सर्वश्रेष्ठ साहित्य शिरोमणि माने जाते हैं और उनकी जो रचनाएं हैं, 7 रचनाएं हैं उनके, 2 खंड काव्य हैं, 2 महाकाव्य हैं, 3 उनके नाटक है। लेकिन उन नाटकों में अभिज्ञान शाकुंतलम एक ऐसा नाटक है जो विश्व प्रसिद्ध है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अभिज्ञान शाकुंतल जो है उसको ख्याति मिली है। जो पाश्चात्य जो विद्वान हैं उन्होंने अभिज्ञान शाकुंतल की बहुत ही प्रशंसा की है और ये कहा भी जाता है कालिदास से सर्वस्वम अभिज्ञान शाकुंतलम। जो साहित्य में नाट्य सर्वस्व है और नाट्य में अभिज्ञान शाकुंतल सर्वस्व है और कालिदास का जो साहित्य है उनमें उनके लिए अभिज्ञान शाकुंतल सर्वस्व है। तो अभिज्ञान शाकुंतल का साहित्य के दृष्टिकोण से, काव्य सौंदर्य के दृष्टिकोण से, शिल्प के दृष्टिकोण से कितना महत्व है, इसको आप समझ सकते हैं इस बात से कि वो विश्व प्रसिद्ध है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम, सबसे पहले आप लोग ये देखें कि अभिज्ञान शाकुंतलम जो नाम है नाट्य का, वो अभिज्ञान शाकुंतलम का तात्पर्य क्या है। 2 शब्द हैं यहाँ दिख रहे हैं आपको, अभिज्ञान और शाकुंतलम। अभिज्ञान का मतलब है पहचान और शाकुंतलम का मतलब है शकुंतला से संबंधित। तो शकुंतला की पहचान और बहुत ही गहरे भाव को लिए हुए शाकुंतल शब्द यहाँ पर है। तो शकुंत का तात्पर्य होता है पक्षी। तो यहाँ जो शकुंतला है उसको पक्षियों ने उसकी सुरक्षा की थी। और ये जो अभिज्ञान शाकुंतल है, यहाँ इस अभिज्ञान शाकुंतल जो नाट्य है उसमें भी शकुंतलों की अपनी महत्ता है। कालिदास जो है उनके काव्य के बारे में कहा जाता है कि कालिदास का सर्वस्व जो साहित्य है वो प्रकृतिमय साहित्य है, यानी कि उसमें प्रकृति स्वयं एक पात्र के रूप में कार्य करती है। प्रकृति की महत्ता विषय वस्तु को आगे बढ़ाने में, कथा को आगे बढ़ाने में उतनी ही है जितनी किसी सजीव चलते फिरते पात्र की है। तो कालिदास के साहित्य में, कालिदास के नाट्य में शकुंत यानी पक्षी अपनी एक विशेष भूमिका में है। संपूर्ण प्रकृति जो वृक्ष देवता हैं वो एक महत्वपूर्ण जिसे कहें भूमिका में है। तो अभिज्ञान यानी पहचान और शाकुंतल यानी शकुंतला जो शकुंतों के द्वारा पालित है, शकुंतों के द्वारा रक्षित है। और शकुंत जिनकी कहानी में, शकुंतला के जीवन में शकुंतों का महत्व, पक्षियों का महत्व, प्रकृति का महत्व आद्योपांत है। यानी उनके जन्म से लेकर के और कथा के अंत तक, जो सुखांत उनका अंत है दुष्यंत के साथ मिलन, वहाँ तक शकुंतलों की अपनी भूमिका है। और आगे भी जो उनका जीवन है उसमें भी
पशु पक्षियों की, प्रकृति की अपनी महत्ता है। तो वैसे भी कहा जाता है चराचर जगत जो ये त्रिगुणात्मिका पंच भौतिक सृष्टि है, वो सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये हमारे वैदिक वाङ्मय के ऋषियों से लेकर आज तक ये बात सर्वसम्मति से मानी जा सकती है कि संपूर्ण प्रकृति एक दूसरे से आबद्ध है। तो ये प्रकृति और ये सजीव हमारा जो जीवन है, ये परस्पर सापेक्ष है, ये एक दूसरे के बिना चल नहीं सकते। तो इनका हमारे जीवन में रोल, इनकी हमारे जीवन में भूमिका जब तक नहीं होगी और इनके जीवन में हमारी भूमिका तब तक नहीं होगी, तब तक ये जो जड़ चेतन प्रकृति है, इसका संतुलन कायम नहीं रह सकता। यही संदेश महाकवि कालिदास अपने प्रकृति चित्रण से करते हैं। तो शाकुंतल का मतलब है शकुंतला से संबंधित। शकुंतला में, शाकुंतल में शकुंत है, तो शकुंतों से संबंधित। तो शकुंतों से संबंधित, शकुंतला से संबंधित पहचान जहाँ मुख्य केंद्रीय घटना है, वो अभिज्ञान शाकुंतल है। तो शकुंतला की पहचान जिस काव्य में केंद्रीय विषय वस्तु के रूप में है, अभिज्ञान अभिज्ञायते अनेन इति अभिज्ञान। तो अभिज्ञान जो है यहाँ शकुंतला की पहचान जो खो गई है, नायक जो शकुंतला को भूल गया है, उसकी पहचान पुनः कैसे प्राप्त होती है, शकुंतला की खोई हुई प्रतिष्ठा और पहचान कैसे प्राप्त होती है, ये सब इस नाट्य का कथ्य है। और यही जो है वो यहाँ मुख्य विषय वस्तु के रूप में है। तो कालिदास जो है वो हम जानते हैं कि एक सर्वश्रेष्ठ साहित्यकार है, समस्त विधाओं में उनकी महत्ता है। शाकुंतल जो है यहाँ पर तपस्या और साधना और प्रकृति, तपोवन संस्कृति का वर्णन किया गया है। ये कालिदास का सर्वस्व है। भारतीय जो हमारे आलोचक है, समीक्षक है, वो कहते भी हैं काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला तत्रापि चतुर्थो अंकः तत्र श्लोक चतुष्टयम कालिदासस्य सर्वस्वम अभिज्ञान शाकुंतलम, ऐसे सूक्तियाँ हमको प्राप्त होती है। तो इस दृष्टि से हम कह सकते हैं कि सर्वश्रेष्ठ नाटक है। पाश्चात्य विद्वान भी इसे स्वीकार करते हैं। ये जो अभिज्ञान शाकुंतल जो नाटक है, इसमें 7 अंक हैं और इन 7 अंकों में हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत और कण्व की जो पालिता पुत्री है शकुंतला, उनकी प्रणय कथा है। और अंत में ये सुखांत नाटक है, जहाँ संयोगवश दुष्यंत और शकुंतला मिलते हैं, फिर उनका वियोग होता है और अंत में उनका मिलन भी होता है। तो ये तो एक कहानी है और इस कहानी के माध्यम से कवि जो समाज में संदेश देना चाहते हैं, प्रकृति को लेकर के और सामाजिक संरचना को लेकर के, एक संबंधों को लेकर के, संस्कृति को लेकर के जो जीवन मूल्य कवि ने प्रतिपादित किए हैं, वो एक इसमें जिसे कहें कि महनीय भूमिका रखते हैं। तो ये जो कथा वस्तु है, इसमें हस्तिनापुर के राजा, एक संक्षिप्त कथा वस्तु मैं आपको बताती हूँ कि हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत शिकार के लिए जंगल में जाते हैं। संयोगवश महर्षि कण्व के आश्रम में शकुंतला से उनका साक्षात्कार होता है। कण्व अनुपस्थित हैं क्योंकि वो तीर्थ यात्रा के लिए गए हैं। इनको पूर्वाभास है शकुंतला के आने वाले जीवन में जो कुछ अमंगल होने वाला है, तो उस अमंगल के नाश के लिए, शकुंतला के कल्याण के लिए वो तीर्थ यात्रा के लिए गए हुए हैं। और जो है शकुंतला के परिचय प्राप्त करते हैं दुष्यंत, और उनके मन में शकुंतला के लिए प्रणय, अनुराग उत्पन्न होता है। ये प्रथम अंक की विषय वस्तु है। दूसरे अंक में ऋषियों की प्रार्थना के ऊपर आश्रम की रक्षा करने के लिए जो है वो स्वयं वहाँ रहते हैं। और तीसरे अंक में राजा और शकुंतला के मिलन की कथा है। चौथा अंक जो है उसमें राजा जा चुके हैं और कण्व लौट करके आश्रम में आते हैं। शकुंतला आपन्न सत्वा है, वो गर्भवती है, और जो है कण्व को जब ये पता लगता है तो वो आपन्न सत्वा शकुंतला को गौतमी के साथ और उनके शारंग्रव और शारदत्त नाम के जो 2 शिष्य हैं उनके साथ हस्तिनापुर भेजने का उपक्रम करते हैं। वस्तुतः उनको भेजते हैं। शकुंतला का यहाँ चतुर्थ अंक में जो विदाई है, उनका
जो वहाँ से जाने का जो दृश्य है, आश्रम से विलग होने का जो दृश्य है, वो अत्यंत करुणाजनक है। एक पिता पुत्री की जो संवेदनाएं हैं, जो प्रकृति से शकुंतला का अलग होने की जो संवेदनाएं हैं, उनका बहुत ही करुण यहाँ जो है चित्रण महाकवि कालिदास ने किया है। इसलिए चौथे अंक को सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है। यहाँ चौथे अंक में भारतीय संस्कृति, उसमें कन्या की महत्ता, उसमें वधू के दायित्व, उसमें पिता पुत्री की संवेदनाएं, ये सब बहुत सर्वश्रेष्ठता के साथ प्रतिपादित है। इसलिए चतुर्थ अंक जो है वो इस अभिज्ञान शाकुंतल का सर्वस्व है। चतुर्थ अंक में 4 श्लोक जो कण्व जो है अपनी पुत्री को वधू के रूप में, एक स्त्री के रूप में, एक पत्नी के रूप में, एक रानी के रूप में जो उनका दायित्व है, जो उनकी भूमिका है आने वाले जीवन में, उसको वो संदेश देते हैं। जो प्रकारांतर से संपूर्ण समाज की वधुओं के लिए, पत्नियों के लिए, कुल वधुओं के लिए, समाज की मेरुदंड स्वरूपा स्त्रियों के लिए एक संदेश है, जो महाकवि कालिदास का अपना मंतव्य है तत्कालीन सामाजिक परिप्रेक्ष्य में, और वर्तमान में भी उसकी एक महत्ता है कि हमें अपना स्थान समाज में किस प्रकार से प्रतिष्ठापित करना है। तो चौथा अंक यहाँ महत्वपूर्ण है। 5वें अंक में शकुंतला हस्तिनापुर पहुँचती है, और लेकिन दुर्वासा जो पहले उनको श्राप दे चुके हैं, पहली कथा वस्तु में दुर्वासा जब वहाँ आते हैं तो शकुंतला, क्योंकि राजा की स्मृतियों में खोई हुई है, तो वो दुर्वासा को सुनती नहीं है, और दुर्वासा इसे अपना तिरस्कार समझ उसे श्राप दे देते हैं। शकुंतला की सखियों के श्राप का जिसे कहें समाधान भी बताते हैं। लेकिन इस समय जब वो आती है तो वो अंगूठी जो दुष्यंत के नाम की शकुंतला की अंगुली में है, उसको देख कर के राजा दुष्यंत को उसे पहचानना है दुर्वासा के समाधान के अनुसार, लेकिन वो अंगूठी जो है वो कहीं गिर गई है, और वो गिरने के कारण वो अंगूठी उनके पास नहीं है, तो वो भूल गए हैं और उनको वो याद नहीं आती हैं। और जब वो नहीं पहचानते हैं और उनको स्वीकार करने से मना कर देते हैं, ऋषि भी उनको छोड़ करके चले जाते हैं कि ये प्रणय का निर्णय तुम्हारा था, और अब अपने जीवन में तुम्हें क्या निर्णय करना है वो भी तुम्हारा निर्णय होगा, ये कह करके, और सारंगरा और सारदत्त ये सब चले जाते हैं, और शकुंतला को कोई अलौकिक दिव्य ज्योति जो है आकाश से आकर के उठा कर के उसे ले जाती है, और मारीच के आश्रम में वो अपनी जो माता है, जो अप्सरा है, उनके साथ वो वहाँ रहती है। छठे अंक में मछुआरे के पास से राजा को अपने नाम की अंकित अंगूठी मिलती है, और उस अंगूठी के मिलते ही दुर्वासा के श्राप के समाधान के अनुसार उन्हें शकुंतला से संबंधित जो स्मृति है वो हो जाती है, और फिर वो शकुंतला के लिए व्याकुल हो जाते हैं। 7वें अंक में इंद्र की सहायता के लिए वो स्वर्गलोक जाते हैं, और वहाँ से लौटते समय वो मारीच ऋषि के आश्रम में रुकते हैं, और जब वो मारीच ऋषि के आश्रम में रुकते हैं तो वहाँ वो अपने पुत्र को सिंह के साथ खेलते हुए देखते हैं। यद्यपि उन्हें पता नहीं है कि वो उनके पुत्र है, परंतु उनसे उनका साक्षात्कार होता है, उनसे उनकी बातचीत होती है, और उनकी बात में उनको ये संकेत मिलता है, शकुंतला सॉरी, शकुंतलावण्यम, ये शब्द से उनको शकुंतला की स्मृति होती है, और उनके मस्तिष्क में एक आशा की किरण जगती है कि शकुंतला यहाँ हो सकती है, और ये जो है वो घटित हो जाता है तुरंत उसके थोड़े समय के पश्चात कि शकुंतला उनके समक्ष आती हैं, और उनका पुनः मिलन होता है, और उनका मिलन के साथ मारीच ऋषि के आशीर्वाद के साथ ये नाटक जो है वो भरत वाक्य के साथ, मंगल कामना के साथ समाप्त होता है। तो ये जो अभिज्ञान शाकुंतल है, ये इसकी केवल मात्र विषय वस्तु का परिचय मैंने आपको यहाँ पर दिया है कि ये जो विषय वस्तु है वो किस प्रकार की है। बाकी जो इसका जो शिल्प है उसकी समीक्षा हम अगला जो हमारा का जो व्याख्यान होगा उसमें हम इसकी समीक्षा करेंगे कि अभिज्ञान शाकुंतल का जो काव्य शिल्प है,
जो भाव शिल्प है और जो वस्तु शिल्प है। बच्चों, कोई भी साहित्य की जो कृति होती है उसमें हमको दो तरीके से उसकी समीक्षा करनी होती है। तो एक साहित्य की विधा और उसकी कसौटी पर वो जो रचना है वो कितनी सटीक बैठती है, और दूसरा समाज के दृष्टिकोण से जो कवि का कार्य है, समाज के हृदय के साथ एकाकार होकर के उसकी पीड़ाओं को महसूस करना, उसकी समस्याओं को महसूस करना और उन समस्याओं को समाधान की एक दिशा देना। समाज के हृदय को, जो शोक संतप्त जो हृदय हैं, जो पीड़ित हृदय हैं, जो समस्याएं जो समाज में हैं, उनको समाधान की दिशा देना, और जो सुसंगतियां हैं उनसे भी जो है समाज को चेतना की दिशा देना, आनंद की दिशा देना, सही पथ का जो है निर्देशन करना, ये कवि का कार्य होता है। तो भाव शिल्प के स्तर पर और वस्तु शिल्प के स्तर पर कवि की समीक्षा जो है वो प्रत्येक कृति में हमको करनी होती है। तो इसके लिए हम उसके व्यक्तित्व को देखते हैं कि इस व्यक्तित्व के परिप्रेक्ष्य में इनके कृतित्व में क्या प्रतिबिंबित होता है, और ये जो कृतित्व है वो समाज को किस तरीके से प्रतिबिंबित करती है। ये सारा जो है हमको प्रत्येक जो विधा है और विधा की जो प्रत्येक रचना है उसको हमें देखना होता है। तो वो हमारा जो अगला व्याख्यान होगा उसमें हम अभिज्ञान शाकुंतल को देखेंगे। अभिज्ञान शाकुंतल पूरी जो पाठ्यक्रम है वो आपके सेकंड पेपर में चलता है, तो ये विस्तार से हमको पढ़ना है। लेकिन यहाँ हम 2-3 जो हमारे व्याख्यान होंगे उसमें अभिज्ञान शाकुंतल की समीक्षा करेंगे, जिससे जब हम इसके जो टेक्स्ट है, जो इसका पाठ्यक्रम है, उसको जो विषय वस्तु है उसको जब हम पढ़ेंगे तब आप इसको आसानी से समझ पाएंगे कवि जो कह रहा है उनकी बात को। तो आज के लिए इस व्याख्यान में इतना ही। धन्यवाद।